हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं प्रेजेंट हूं आप लोगों के सामने फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है ये फिर से एक बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा वो टॉपिक था कमर्शियल बैंक और उसके प्राइमरी फंक्शन। हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से कमर्शियल बैंक काम करता है, किस तरह से वो प्राइमरी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन किस तरह से करता है। ये सारे टॉपिक्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया, है ना। और आप मेरे लास्ट वीडियो को देखकर वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं जिसके लिए कमर्शियल बैंक हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जो कुछ भी आपके मन में डाउट्स आए, जैसे भी क्वेश्चंस आए कमर्शियल बैंक से रिलेटेड, आप जरूर क्वेश्चन डालें। मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, आइए देखते हैं क्या है ये सेकेंडरी फंक्शन। क्या है सेकेंडरी फंक्शन? सबसे पहला, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? सबसे पहले समझने वाली बात है, एक्चुअली जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को समझते हैं, है ना। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए ओवरड्राफ्ट ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है क्योंकि वो समझते हैं। बट जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप के हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं क्या है ओवरड्राफ्ट। एक्चुअली जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो बिजनेस स्टार्ट करने के क्रम में वो क्या करेगा, वो बिजनेस अकाउंट ओपन करेगा। बिजनेस अकाउंट जब कंपनियां ओपन करती हैं तो बैंक उन्हें थोड़ी सी क्रेडिट लिमिट भी देती है कि अगर कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के बिजनेस अकाउंट में अगर उनका जो बैलेंस है वो अगर कम हो जाए या खत्म हो जाए और उसे ट्रांजैक्शन फिर भी थोड़े से करने हैं, तो एक सर्टेन लिमिट तक, मान लो सर्टेन लिमिट तक बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। जैसे एक एग्जांपल से इसे समझेंगे। मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, ठीक है। और बैंक ने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपीज का क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड को 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन करना है और उसके बिजनेस अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपीज वो उसका खुद का बैलेंस और 50,000 वो और निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने उसे 1 लाख तक की लिमिट दी है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो निकाला है ना, वो हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और हमारे बैंक जो है वो, हमारे कमर्शियल बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करती है। आइए इसको थोड़ा सा रीड भी कर ले। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ। क्या कह दिया? ओवरड्रॉ मतलब ज्यादा भी निकाल सकता है। हिज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ही तो हमारा बिजनेस अकाउंट है ना। ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। जो भी लिमिट कमर्शियल, जो भी लिमिट कमर्शियल बैंक ने जो दिया है कंपनी को या फिर करंट अकाउंट होल्डर को, है ना, उस लिमिट तक वो एक्स्ट्रा मनी निकाल सकता है। और ये हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कस्टमर्स हैव टू पे इंटरेस्ट। और जितना हम एक्सेस अमाउंट निकालेंगे ना, है ना, क्रेडिट लिमिट का, उस पर कस्टमर को जो है वो करंट अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट देना होगा। किसे देगा? कमर्शियल बैंक को, है ना। तो कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय देम, ठीक है। जो भी अकाउंट होल्डर ने निकाला, ओवरड्राफ्ट निकाला, ओवरड्राफ्टिंग की, ओवरड्रॉ किया, उस पर इंटरेस्ट भी जो है वो देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, फिर से मैं एक बार कहूंगा। ऐसे तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज कोई नया वर्ड नहीं है ना। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है उनके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा, ठीक है। बट कोई नहीं, रिलैक्स, मैं इसे डिस्कस करूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दरअसल एक बिल होता है। मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को गुड्स सेल किया, है ना। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सेल किया और मिस्टर वाई ने क्या कहा कि सर अभी तो पैसे नहीं है ना। तो वाई क्या हो गया? वाई को पैसे देने हैं। तो एक्स ने कहा ओके कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, है ना, जब भी आप पेमेंट कर सकते हो उस डेट का मुझे
चेक मुझे इशू कर दो। ये हो गया क्या, पोस्ट डेटेड चेक। इस चेक में क्या होगा, जो मिस्टर एक्स जो है इससे एक चेक ले लेगा, मान लो 10,000 की सेल का, और ये 10,000 रुपीज जो है वो चेक एक फ्यूचर के डेट का एक्स को पकड़ा दिया। अब मिस्टर एक्स को आज ही पैसों की जरूरत है। मिस्टर एक्स क्या करेगा, ये चेक लेकर, है ना, ये चेक लेकर अपने बैंक में जाएगा और अपने बैंकर से ये कहेगा कि आप जरा इसे डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट कर दो मतलब ये मुझे पैसे आज के आज चाहिए, लेकिन ये चेक जो है वो फ्यूचर डेट का है। इस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक जो है वो एक्स को ये कहेगा कि भाई इस 10,000 पे मुझे भी कुछ डिस्काउंट चाहिए, मैं 10,000 तो नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 9,500 दे पाऊंगा। मतलब कमर्शियल बैंक ने क्या किया, मिस्टर एक्स को 10,000 के चेक के बदले 9,500 रुपीज का पेमेंट कर दिया। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये कि कमर्शियल बैंक इस तरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आइए देखते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच द होल्डर ऑफ अ बिल, भाई होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, चेक को भी बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में लाते हैं, कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द मेच्योरिटी। क्या कह दिया कि फ्यूचर डेट का एक चेक है ना, और उसे मेच्योरिटी डेट से पहले आज के आज क्या किया, कमर्शियल बैंक ने उसे थोड़े से चार्ज करके, थोड़ा सा डिस्काउंटिंग चार्ज करके, है ना, मिस्टर एक्स को आज के आज वो पेमेंट कर दिया। अब जब उसका डेट आएगा तो वाई के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। कमर्शियल बैंक जिसके पास ये चेक रहेगा वो उसके अकाउंट से ऑटो डेबिट लगा देगा। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बात करते हैं एजेंसी फंक्शन का। इस तरह की सर्विस भी जो है वो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को, है ना, देती है। क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। एजेंसी फंक्शन में ट्रांसफर ऑफ फंड्स कह रहा, बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल एंड easy remittance of funds from place to place with the help of instruments like demand draft, मेल ट्रांसफर, ईटीसी। देखो मैं एक पॉइंट केवल डिस्कस कर देता हूं, ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है समझना। डिमांड ड्राफ्ट, ये डिमांड ड्राफ्ट का मतलब जैसे बहुत से बैंक्स है ना, बहुत से इंस्टीट्यूशंस है, वो डिमांड ड्राफ्ट डीडी में पेमेंट लेते हैं, है ना, डीडी में पेमेंट लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का टाइम चल पड़ा, अब तो हर कोई ऑनलाइन ट्रांसफर ले लेता है, यूपीआई ले लेता है, क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। लेकिन अगर हम थोड़ा बैक जाए, जब ये फैसिलिटीज नहीं थी, है ना, तब उस समय क्या होता था, इट मींस बिफोर कह सकते हैं 2015, डिमांड ड्राफ्ट आज भी एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन थोड़ा सा कम। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसे सीए इंस्टीट्यूट में जाकर रजिस्ट्रेशन लेना है ना, सीए फाउंडेशन में। तो सीए इंस्टीट्यूट अब तो खैर ऑनलाइन चलता है, लेकिन पहले डिमांड ड्राफ्ट लेता था, है ना। तो क्या है कि सीए इंस्टीट्यूट डीडी से एडमिशन लेता था। सपोज किसी को फाउंडेशन में अगर रजिस्ट्रेशन लेना है और सीए इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन की जो फीस है वो है 6,500, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले कमर्शियल बैंक में जाएगा और बैंक में जाकर उसे कहेगा कि सर मुझे 6,500 की डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से मुझे प्रिपेयर कर दो, और उसके बदले में जो कमर्शियल बैंक है वो थोड़े बहुत चार्ज एक्स्ट्रा कर लेगी। जैसे 6,500 का अगर ये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा तो हो सकता है 100 रुपीज या 200 थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए डीडी, वो डीडी क्या होगा, उस स्टूडेंट के लिए एडमिशन की फीस जो वो सबमिट करेगा सीए इंस्टीट्यूट में, है ना। बाद में कमर्शियल बैंक सीए इंस्टीट्यूट को वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। मेरी बात समझिए, तो ये हो गया डिमांड ड्राफ्ट। तो डीडी की जो फैसिलिटी है ये कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को देती है। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, सेकेंडरी फंक्शन में आता है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। बहुत तरह के पेमेंट्स का कलेक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में करती है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सपोज मिस्टर एक्स ने टाटा ग्रुप के शेयर्स खरीदे, है ना, टाटा ग्रुप के शेयर्स खरीदे। अब टाटा ग्रुप क्या करेगा कि उस मिस्टर एक्स को जब उसका डिविडेंड देने की बारी आएगी, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टाटा ग्रुप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा है, तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में भी डिविडेंड का अमाउंट जाएगा। कहाँ जाएगा, उसके अकाउंट में, और उसका जो बैंकर है वो टाटा ग्रुप जो डिविडेंड ट्रांसफर करेगी ना, उस डिविडेंड के अमाउंट को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो हो गया कलेक्शन ऑफ क्या, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। जैसे कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट चेक्स, चेक कलेक्ट करती है, बिल्स कलेक्ट करती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड आ गया ना, डिविडेंड, है ना, सब्सक्रिप्शंस, रेंट एंड अदर पीरियोडिकल रिसीट्स बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स एंड
ऑल्सो मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। ये पेमेंट की बात क्या, जैसे जैसे मान लो आपने 30,000 का एक मोबाइल फोन लिया और मोबाइल फोन लेने के क्रम में आपने 10,000 का डाउन पेमेंट किया, बाकी 20,000 के लिए क्या किया, आपने अपना बैंक डिटेल उसे दे दिया है ना, जो शॉपकीपर है, और उसने क्या किया, एक ईएमआई का प्रोसीजर लगा दिया। ठीक, अब एक सर्टेन डेट को आपका जो बैंकर है उस शॉपकीपर को जहां से आपने मोबाइल फोन खरीदा उसे क्या करेगा, सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता रहेगा और आपसे पूछेगा नहीं मंथली कि सर आपका पेमेंट देना है ना, मतलब क्या हो गया, वो अपने से ही वो पेमेंट देता रहेगा। इस तरह की फैसिलिटी भी जो है वो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर को, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है, एक लाइन में सिंपल लैंग्वेज में। एक्चुअली वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज के नाम से आपके सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है ना, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज को समझना है एक लाइन में कि अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो भी करेंसी है सारा का सारा हमारी कंट्री के लिए क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज। इट मींस कह सकते हैं फॉरेन करेंसी। तो इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज का खरीद और बिक्री भी कमर्शियल बैंक जो है वो करती है। आगे बढ़ते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज, सर सिक्योरिटीज में शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सारी चीजें, तो ये सर्विस भी जो है वो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को देती है। कमर्शियल बैंक्स बाय एंड सेल स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, है ना, एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। कस्टमर्स के बिहाफ में प्राइवेट कंपनीज के स्टॉक्स और शेयर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो कमर्शियल बैंक खरीद भी करती है और बिक्री भी करती है। ये सर्विसेज भी जो है वो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, देखो आगे क्या है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी ये भी प्रोवाइड करती है। दे आल्सो गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, इवन प्रिपेयर देयर इनकम रिटर्न्स। ये सारी सर्विसेज जो है वो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट थोड़े से और है, देख लेते हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। अब ये जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या है, ये ऐसी सर्विसेज है जो कमर्शियल बैंक देती है अपने कस्टमर को। कमर्शियल बैंक्स रेंडर क्या, सम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज लाइक लॉकर फैसिलिटी। हर कमर्शियल बैंक के पास लॉकर फैसिलिटी होती है, मींस चाहे तो अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट होल्डर का जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या फिर ज्वेलरीज है उसे जाकर वो घर में न रख करके बैंक के लॉकर में रख दे, वहां तो वो 100% सेफ ही होगा, है ना। तो लॉकर फैसिलिटी जो है वो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को देती है। फिर ट्रैवलर्स चेक। सर ये ट्रैवलर्स चेक, यस, कमर्शियल बैंक इशू ट्रैवलर्स चेक्स टू देयर कस्टमर्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। मतलब अगर कोई कस्टमर अगर जर्नी में है ना, तो ज्यादा वो कैश ना लेकर ट्रैवलर्स चेक को लेकर चल सकता है, जिसकी एनकैशमेंट जो है वो नॉर्मल चेक के कंपैरिजन में फास्ट होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्या है, दे ऑल्सो इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट। मतलब जो कस्टमर है वो उसकी गुडविल, उसका किस तरह का वो मतलब अब तक इमेज रही है, कहीं ज्यादा उधार वगैरह लेकर नॉन पेमेंट की सिचुएशन में तो नहीं आया या कभी इंसॉल्वेंट तो नहीं हुआ, इन सब चीजों के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कमर्शियल बैंक इशू करती है। किसे करती है, टू देयर कस्टमर्स टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस, है ना, उसका जो क्रेडिट वर्दीनेस है, उसकी जो क्रेडिट लेने की क्षमता है ना, ये क्या है, इसके बारे में कमर्शियल बैंक जो है वो इशू करती है। Underwriting securities, underwriting securities, yes sir, commercial banks also undertake the task of underwriting securities। मैं थोड़ा सा underwriting सर्विसेज के बारे में बता दूं, जैसे कि जब किसी कंपनी की अगर शेयर्स अगर मार्केट में इशू नहीं होती तो जो बैंक है उसे एक एज अ अंडरराइटर यूज किया जाता है। अंडरराइटिंग सर्विसेज जो है कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, और इस अंडरराइटिंग सर्विसेज के लिए थोड़े बहुत कमीशन जो है वो कमर्शियल बैंक चार्ज करती है इस तरह के कंपनी से, अपने इस तरह के कस्टमर्स से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमने कमर्शियल बैंक से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी,
जिसमें क्या था, कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में प्राइमरी फंक्शन, फिर डिस्कस किया सेकेंडरी फंक्शन, फिर डिस्कस किया जनरल यूटिलिटी फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन जो नॉर्मली हर किसी को तो नहीं चाहिए होते लेकिन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कमर्शियल बैंक का जो टॉपिक है वो यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट होता है। हम अपने आने वाले वीडियोस में इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। और फिर मैं एक बार आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुँचे और आपका सिलेबस, आपके सीखने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।